नाइटिंगेल बाय क्रिस्टीन हैना। चैप्टर 8। मुअज़्ज़ज़ आदमी, जर्मनी के साथ आखिरी जंग का हीरो। जी हाँ, वो बूढ़े थे, लेकिन वियान ने ये यकीन रखा कि इससे उन्हें हालात का अंदाजा लगाने के लिए एक बेहतर नुक्ता नज़र हासिल होता था। उसने अपने लोगों को घर वापस आने का रास्ता बनाया ताकि ये बड़ी जंग जैसा ना हो। वियान समझती थी वो बातें जो इसाबेल नहीं समझ सकी थी। पेटन ने फ्रांस की जानिब से हथियार डाले थे ताकि जिंदगियां बच सकें और उनके मुल्क और तर्ज़े जिंदगी को महफूज रखा जा सके। ये सच था कि इस हथियार डालने की शर्तें मुश्किल थीं। फ्रांस को 2 जोन्स में तकसीम कर दिया गया था। मकबूजा जोन, मुल्क का शिमाली हिस्सा, और साहिली इलाके, जिनमें कैरेवो भी शामिल था, नाजियों के ज़ेरे तसल्लुत आ गए थे। मुल्क का वस्ती हिस्सा, जो पेरिस के नीचे और समंदर के ऊपर वाक़या था, आज़ाद जोन बन गया था, जिसकी हुकूमत एक नई फ्रांसीसी हुकूमत के तहत वीची में कायम हुई थी, जिसकी क़यादत खुद मारीशाल पेटन कर रहे थे, नाजियों के साथ ताउन में। फ्रांस के हथियार डालने के फौरन बाद खाने पीने की अशिया नायाब हो गईं। कपड़े धोने का साबुन मिलना मुश्किल हो गया। राशन कार्ड्स पर एतबार नहीं किया जा सकता था। टेलीफोन की सर्विस गैर काबिल एतबार हो गई और डाक भी। नाजियों ने मुअस्सर तरीके से शहरों और कस्बों के दरमियान राब्ता मुनक़ता कर दिया था। सिर्फ सरकारी जर्मन पोस्टकार्ड्स पर मेल की इजाज़त थी। लेकिन वियान के लिए ये तब्दीलियां सबसे बदतरीन थी। इसाबेल के साथ रहना नामुमकिन हो गया था। हथियार डालने के कई बार जब वियान अपनी बागबानी और फलों के दरख्तों की मरम्मत कर रही थी, उसने काम से वक्फा लिया और इसाबेल को गेट पर खड़े देखा, आसमान की तरफ घूमते हुए, जैसे कोई स्याह और खौफनाक चीज उनकी तरफ आ रही हो। वो सिर्फ नाजियों की बर्बरियत और उनके फ्रांसीसियों को कत्ल करने के अज़्म के बारे में बात करती थी। उसके पास यकीनन अपनी जबान बंद रखने की कोई सलाहियत नहीं थी, और चूंकि वियान ने सुनने से इनकार कर दिया था, इसलिए सोफी इसाबेल की सामया हो गई, उसकी पैरोकार। उसने गरीब सोफी के दिमाग में ऐसी खौफनाक तस्वीरें भर दी कि बच्चे को रातों को खौफनाक ख्वाब आते थे। वियान दोनों को अकेला छोड़ने की जुर्रत नहीं करती थी, और इसलिए आज भी, जैसे पिछले दिनों में, उसने दोनों को शहर ले जाने के लिए कहा ताकि वो अपने राशन कार्ड से कुछ हासिल कर सकें। वो पहले ही कसाब की दुकान पर खाने की लाइन में 2 घंटे से खड़ी थी। इसाबेल तकरीबन इस पूरे वक्त में शिकायत करती रही। जाहिर है, उसके लिए ये समझना नामुमकिन था कि उसे खाने की खरीदारी करनी चाहिए। वियान, देखो, इसाबेल ने कहा। मजीद ड्रामा। वियान, देखो। वियान ने मुड़कर देखा, सिर्फ अपनी बहन को खामोश करने के लिए, और उन्हें देख लिया। जर्मन। गली की दोनों तरफ खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद हो गए। लोग इतनी तेजी से गायब हो गए कि वियान ने खुद को अचानक अपनी बहन और बेटी के साथ सड़क पर अकेला पाया। उसने सोफी को पकड़कर कसाब की दुकान के बंद दरवाजे के साथ लगा दिया। इसाबेल सरकशी से सड़क पर खड़ी हो गई। इसाबेल, वियान ने खफगी से कहा, मगर इसाबेल अपने कदमों पर डटी रही। उसकी सब्ज आंखें नफरत से चमक रही थीं। उसका रंगत वाला खूबसूरत चेहरा कटों और चोटों से सजा हुआ था। सब्ज रंग की फौजी ट्रक इसाबेल के सामने रुकी। पीछे सिपाही आपस में बैठे हुए थे। राइफलें उनकी गोद पर रखी हुई थी। वो नौजवान थे, सफा चेहरा और नए हेलमेट में चमक रहे थे। उनके सुरमई सब्ज वर्दियों पर तमगे चमक रहे थे। सबसे ज्यादा वो नौजवान थे। कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, बस लड़के। हकीकत में वो अपनी गर्दनें घुमाकर देख रहे थे कि ट्रैफिक क्यों रुका है। इसाबेल को वहां खड़ा देखकर सिपाहियों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और हाथ हिलाने लगे। वियान ने इसाबेल का हाथ पकड़ा और उसे रास्ते से खींच लिया। फौजी काफिला उनके पास से गुजरा। गाड़ियों की एक कतार, मोटरसाइकिलों और लॉरियों पर कमफ्लो नेट लगे हुए थे। बख्तरबंद टैंक पत्थरी सड़क पर दहाड़ते हुए गुजर रहे थे। फिर सिपाही आए। दोनों तरफ 2 लंबी कतारें थीं, जो शहर की तरफ मार्च कर रही थी। इसाबेल जुर्रतमंदी से उनके साथ चल रही थी, रू विक्टर ह्यूगो की तरफ। जर्मन उससे हाथ हिला रहे थे, लगते थे जैसे सयाह हों, न कि फातह। मम्मा, आप उसे अकेला नहीं जाने दे सकती, सोफी ने कहा। शैतान। वियान ने सोफी का हाथ पकड़ा और इसाबेल के पीछे भागने लगी। वो अगले ब्लॉक में उसके साथ पहुंच गई। शहर का चौक, जो अमूमन लोगों से भरा रहता था, लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ चंद शहर के लोग जर्मन गाड़ियों के टाउन हॉल के सामने आकर पार्क होने की, वहां रुकने की जुर्रत कर पाए थे।
एक अफसर आया। या वियान ने समझा कि वो अफसर है क्योंकि उसने हुक्म देने शुरू कर दिए। सिपाही बड़े पथरीले चौक के गिर्द मार्च करते हुए अपने गालिब वजूद से उसे अपने काबू में कर रहे थे। उन्होंने फ्रांस का परचम उतारकर नाजी का परचम लगा दिया, एक बड़ा स्याह स्वास्तिका निशान जो सुर्ख और स्याह पस मंजर पर था। जब वो अपनी जगह पर आ गया, सिपाहियों ने एक साथ हाथ उठाकर कहा, हायल हिटलर। अगर मेरे पास बंदूक होती, इसाबेल ने कहा, तो मैं उन्हें दिखा देती कि हम में से सबने हथियार नहीं डाले। श्श, वियान ने कहा, तुम्हारी जबान हमें सबको मार डालेगी। चलो चलें। नहीं, मैं चाहती हूँ। वियान ने मुड़कर इसाबेल की तरफ रुख किया। बस, तुम हमें नजर में नहीं लाओगी, क्या ये समझ में आया? इसाबेल ने आखिरी नफरत भरी नजर सिपाहियों पर डाली और फिर वियान को उसके पीछे चलने दिया। वो मरकजी सड़क से हटकर एक स्याह गली में दाखिल हो गई जो मिलनर की दुकान के पीछे एक गली तक जा रही थी। उन्हें सिपाहियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर एक गोली चलने की आवाज आई और एक और। किसी ने चीख मारी। इसाबेल रुक गई। तुम ऐसा करने की जुर्रत मत करना, वियान ने कहा। चलो। वो स्याह गलियों में छुपते हुए चलते गए। जब भी किसी आवाज की सुनाई देती थी, दरवाजों में छुप जाते थे। शहर से गुजरने में मामूल से ज्यादा वक्त लगा, लेकिन आखिरकार वो मिट्टी की सड़क तक पहुंच गए। वो कब्रिस्तान के करीब खामोशी से गुजरे और घर तक पहुंच गए। जब अंदर दाखिल हुए तो वियान ने दरवाजा जोर से बंद किया और चाबी लगा दी। देखा तुमने, इसाबेल ने फौरन कहा। वो जाहिर तौर पर सवाल फेंकने के लिए इंतजार कर रही थी। अपने कमरे में जाओ, वियान ने सोफी से कहा। जो कुछ भी इसाबेल कहने वाली थी, वियान नहीं चाहती थी कि सोफी उसे सुने। वियान ने अपना टोपी उतारा और खाली टोकरी नीचे रखी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो यहाँ है एयरफील्ड की वजह से, इसाबेल ने कहा। वो चक्कर लगा रही थी। मैंने सोचती थी कि इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा, हथियार डालने के बावजूद। मैं नहीं मानती थी। मैं सोचती थी कि हमारे सिपाही फिर भी लड़ेंगे। मैं सोचती थी। अपनी उंगलियां मत चबाओ, तुम्हें खून निकल आएगा, जानती हो? इसाबेल एक पागल औरत की तरह दिख रही थी। उसके कमर तक लंबे सुनहरे बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा गुस्से से मसक हो चुका था। नाजी यहाँ है वियान, कैरिवो में। उनका परचम होटल डीविल से लहरा रहा है जैसे वो आर्क डू ट्रायम्फ और आईफिल टावर पर लहरा रहा हो। वो 5 मिनट भी शहर में नहीं थे कि एक गोली चल गई। जंग खत्म हो चुकी है, इसाबेल, मार्शल पैथिन में कहा था। जंग खत्म हो चुकी? जंग खत्म हो चुकी? क्या तुमने उन्हें वहां देखा? उनकी बंदूकें, उनके परचम और उनकी तकब्बुर। हमें यहाँ से निकलना होगा वी। हम सोफी को लेकर कैरिवो छोड़ देंगे। और कहाँ जाएंगे? कहीं भी, शायद लियोन, प्रोवाइंस। वो शहर क्या था जहां मामा पैदा हुई थी? ब्रैंटम। हम उसकी दोस्त को ढूंढ सकते हैं। वो बास्क औरत, क्या नाम था? वो हमारी मदद कर सकती है। तुम मुझे सरदर्द दे रही हो। सरदर्द तुम्हारे मसलों में से सबसे कम है, इसाबेल ने कहा। फिर चक्कर लगाने लगी। वियान उसके करीब जाकर बोली, तुम कुछ भी पागल या बेवकूफ नहीं करोगी, क्या मैंने तुम्हें समझाया? इसाबेल ने मायूसी में घुर्राया और ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। हथियार डालना, ये लफ्ज इसाबेल के दिमाग में चिपक गया। उस रात जब वो नीचे के मेहमान कमरे में पड़ी छत की तरफ देख रही थी, उसे इतनी मायूसी महसूस हुई कि वो सही तौर पर सोच भी नहीं पा रही थी। क्या उसे जंग इस घर में गुजारनी थी जैसे कोई बेबस लड़की, कपड़े धोते हुए, खाने की लाइनों में खड़े होकर और फर्श झाड़ते हुए? क्या उसे दुश्मन को फ्रांस से सब कुछ ले जाने का तमाशा करना था? वो हमेशा तन्हा और मायूस महसूस करती रही थी, या कम से कम जब से वो याद रख सकती थी, लेकिन कभी इतनी शिद्दत से नहीं जितनी अब। वो यहाँ देहात में फंस गई थी, ना तो कोई दोस्त था और न कुछ करने को। नहीं, कोई न कोई तरीका होगा जो वो कर सकती थी। यहाँ भी, अभी भी कीमती चीजों को छुपाओ, ये सब कुछ है जो उसके दिमाग में आया। जर्मन शहर के घरों में लूटमार करेंगे, उसके बारे में उसे कोई शक नहीं था। और जब वो ऐसा करेंगे तो वो हर कीमती चीज ले जाएंगे। उसकी अपनी सरकार जो बुजदुल थी, ये जानती थी। यही वजह थी कि उन्होंने लूव्र का मश्तरेका खाली कर दिया था और म्यूजियम की दीवारों पर जाली पेंटिंग्स लगा दी थी। कोई खास मंसूबा नहीं है, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, लेकिन कुछ न करने से ये बेहतर था। अगले दिन जैसे ही वियान और सोफी स्कूल के लिए निकले, इसाबेल ने काम शुरू कर दिया। उसने वियान की दरखास्त को नज़रअंदाज किया कि वो खाने के लिए शहर जाए। वो नाजियों को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और एक दिन बगैर गोश्त के गुजारना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बजाय उसने घर की तलाशी लेना शुरू की। कमरे खोले और दराजों में झांका, बिस्तर के नीचे देखने लगी। उसने हर कीमती चीज़ निकाली और उसे खाने के कमरे में ट्रेस्टल टेबल पर रख दिया। वहाँ कई कीमती विरसे की अशिया थीं। उसकी परदादी के हाथ की बनाई हुई कार्नीज,
स्टर्लिंग सिल्वर के नमक और मिर्च के शेकर्स का सेट, एक सुनहरी किनारे वाली लिमोज प्लेटर जो उनकी खाला का था, कई छोटी इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स, एक उम्दा हाथी दांत के आलनसन के पंखों का दस्तरख्वान, कई फ़ोटो एल्बम्स, वियान और एंथवान और बच्ची सोफ़ी की एक चांदी से फ्रेमशुदा तस्वीर, उसकी वालिदा की मोती की माला, वियान का शादी का लिबास और बहुत कुछ। इसाबेल ने हर चीज़ को एक लकड़ी के ट्रिम वाले चमड़े के ट्रंक में डाला जो वो घसीटते हुए कुचले हुए घास से गुजर रही थी। हर बार जब ये पत्थर से टकराता या किसी चीज़ में टकरा जाता तो वो आंखें तकलीफ महसूस करती। जब वो खेत में पहुंची तो वो तेज सांसें ले रही थी और पसीने से शराबूर थी। खेत उससे छोटा था जितना उसने याद किया था। हेल्फ्ट, जो कभी वो वाहिद जगह थी जहां वो खुश थी, हकीकत में बस एक छोटी सी मंजिल थी, एक पिलर था जो एक टूटे हुए सीढ़ी के ऊपर और छत के नीचे रखी हुई थी, जिसके जरिए आसमान के कुछ हिस्से नजर आते थे। वो कितने घंटे वहां अकेले अपनी तस्वीरें किताबों के साथ गुजार चुकी थी, ये प्रिटेंड करते हुए कि कोई उसे ढूंढने आ रहा हो। अपनी बहन का इंतजार करती थी जो हमेशा रेचल या एंथवान के साथ बाहर होती थी। उसने वो यादें एक तरफ कर दीं। खेत का मरकज़ ज़्यादा से ज़्यादा 30 फुट चौड़ा था। ये उसके परदादा ने बगियां रखने के लिए बनाया था जब खानदान के पास पैसा था। अब वहां सिर्फ एक पुरानी रेनॉल्ट गाड़ी रखी हुई थी। स्टॉल्स ट्रैक्टर के पुर्जों और वेब से ढके हुए लकड़ी के सीढ़ियों और जंगालूद ज़रई औजारों से भरी हुई थीं। उसने खेत का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी के पास गई। ड्राइवर की तरफ का दरवाज़ा चड़चड़ाते हुए खुला। उसने गाड़ी में बैठकर इंजन चलाया, 8 फुट आगे बढ़ाया और फिर गाड़ी पार्क कर दी। अब ट्रैपडोर नजर आ रहा था, तकरीबन 5 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा और चमड़े के पट्टों से जोड़ा प्लैंक से बना ये सैला का दरवाज़ा तकरीबन नज़र नहीं आ रहा था, खासतौर पर अब जब वो मिट्टी और पुरानी घास से ढका हुआ था। उसने ट्रैपडोर खोला और उसे गाड़ी के बम्पर के साथ रख दिया और नीचे स्याह अंधेरे में झांका। चमड़े की स्ट्रिप से ट्रंक पकड़ते हुए उसने अपनी टॉर्च लाइट जलाई और उसे अपने दूसरे बगल के नीचे लगाकर सीढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू किया, ट्रंक को सीढ़ी के हर रंग से नीचे धकेलते हुए, यहाँ तक कि वो नीचे पहुंची। ट्रंक उसके साथ की मिट्टी वाले फर्श पर गिर पड़ा। जैसे वो बचपन में थी, ये छुपने वाली जगह उसके लिए बड़ी लगती थी। ये तकरीबन 8 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी थी। एक तरफ शेल्फ लगे हुए थे और फर्श पर एक पुरानी गद्दी रखी हुई थी। शेल्फ्स पर पहले शराब बनाने के लिए बैरल रखे जाते थे, मगर अब शेल्फ्स पर एक लैंटर्न के सिवा कुछ नहीं था। उसने ट्रंक को कोने में रखा और फिर घर वापस आई, जहां उसने कुछ महफूज किया हुआ खाना, कंबल, कुछ तिब्बी सामान, अपने पिता की शिकार की बंदूक और एक बोतल शराब जमा की और ये सब शेल्फ्स पर रख दिया। जब वो दोबारा सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगी तो उसे वियान खेत में नजर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसाबेल ने अपनी मिट्टी से भरे हाथों को अपनी स्कर्ट के पुराने कपड़े पर रगड़ते हुए कहा, तुम्हारी कीमती चीज़ें छिपा रही हूँ और सामान यहाँ रख रही हूँ ताकि नाजियों से छुपने के लिए ज़रूरत पड़े तो काम आ सके। नीचे आकर देखो, मुझे लगता है मैंने अच्छा काम किया है। उसने सीढ़ी से नीचे कदम रखा और वियान उसके पीछे अंधेरे में आई। एक लैंटर्न जलाते हुए इसाबेल ने फ़ख्र से पापा की बंदूक और खाने पीने का सामान और तिब्बी सामान दिखाया। वियान सीधा अपनी वालिदा के जेवर के डब्बे की तरफ गई और उसे खोला। उसके अंदर ब्रूच, बालियां और हार पड़े थे। ज्यादातर नकली जेवर थे, मगर नीचे नीले मखमल पर पड़े हुए वो मोती थे जो ग्रैंडमैड ने अपनी शादी के दिन पहने थे और जो ममा को अपनी शादी के दिन पहनने के लिए दिए गए थे। शायद तुम्हें कभी इन्हें बेचना पड़े, इसाबेल ने कहा। वियान ने डब्बा बंद कर दिया। ये विरसे की चीज़ें हैं इसाबेल, सोफ़ी की शादी के दिन के लिए, और तुम्हारे, मैं कभी इन्हें नहीं बेचूंगी। उसने बेसब्री से आह भरी और इसाबेल की तरफ मुड़ी। तुमने शहर में क्या खाना हासिल किया? मैंने इसके बजाय ये किया। यकीनन तुमने यही किया। मम्मा के मोतियों को छिपाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि अपनी भतीजी को रात का खाना देना। सच में इसाबेल? वियान सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली गई। उसकी नापसंदगी छोटे छोटे नफरत से भरे सांसों में जाहिर हो रही थी। इसाबेल सेलर से निकली और रेनॉल्ट को दरवाजे पर गाड़ी के ऊपर ले आई। फिर उसने चाबियों को एक टूटे हुए तख्ते के पीछे छिपा दिया। आखिरी मौके पर उसने गाड़ी को निकम्मी बना दिया और डिस्ट्रीब्यूटर कैप निकालकर चाबियों के साथ छिपा दिया। जब वो आखिरकार घर वापस आई तो वियान किचन में थी, कास्ट आयरन के पैन में आलू पका रही थी। मुझे उम्मीद है तुम्हें भूख नहीं लगी होगी। नहीं, उसने बयान के करीब से गुजरते हुए बमुश्किल आंखों का राबिता किया और मैंने चाबियां और डिस्ट्रीब्यूटर कैप पहली स्टॉल में टूटे हुए तख्ते के पीछे छुपाए हैं। लाउंज में उसने रेडियो ऑन किया और करीब हो गई, बीबीसी से खबरें सुनने की उम्मीद में। रेडियो से एक क्रैकल की आवाज़ आई और फिर एक अनजान आवाज़ ने कहा, ये बीबीसी है, जनरल डी गॉल आपसे बात कर रहे हैं। वयान, इसाबेल ने किचन की तरफ पुकारा।
जनरल डी गॉल कौन है? वयान लाउंज में आई, अपने आपरन पर हाथ साफ करते हुए। क्या है? चुप रहो, इसाबेल ने गुस्से से कहा। वो रहनुमा जो कई सालों से फ्रांसीसी फौज के सरबराह थे, उन्होंने एक हुकूमत तश्कील दी है। इस बहाने कि हमारी फौज को शिकस्त हो चुकी है, इस हुकूमत ने दुश्मन से ये बात की है कि जंग ख़त्म कर दी जाए। इसाबेल ने छोटे से लकड़ी के रेडियो की तरफ बुग़्ज़ से देखा, जैसे वो चिमट कर सुन रही हो। ये शख्स जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना था, बराह रास्त फ्रांस के लोगों से बात कर रहा था, ना कि उन पर जैसे पेटीन ने किया था, बल्कि उनसे जोश व खरोश से बात कर रहा था। शिकस्त का बहाना, मैं जानती थी। जो कुछ भी हो, जनरल डी गॉल की आवाज़ जारी रही। फ्रांस की मुज़ाहिमत की शम्मा नहीं मांद पड़नी चाहिए और ना ही इसे मरना चाहिए। इसाबेल को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो रोती जा रही थी। फ्रांसीसियों ने हार नहीं मानी थी। अब इसाबेल को बस ये समझना था कि इस पुकार का जवाब कैसे दिया जाए। 2 दिन बाद जब नाजियों ने कैरियों पर कब्जा किया तो उन्होंने शाम के करीब एक इजलास बुलाया। सबको शिरकत करनी थी, कोई इस्तिस्ना नहीं था। फिर भी बयान को इसाबेल को लाने के लिए लड़ना पड़ा। जैसा कि हमेशा होता था, इसाबेल को ये नहीं लगता था कि मामूल के कवायद उस पर लागू होते हैं और वो अपनी नापसंदीदगी जाहिर करने के लिए बगावत करना चाहती थी। जैसे नाजियों को ये परवाह न हो कि एक 18 साला लड़की उनके अपने मुल्क पर कब्जा करने पर क्या सोचती है। यहाँ रुकना, वयान ने बेसब्री से कहा जब उसने आखिरकार इसाबेल और सोफ़ी को घर से निकाल लिया। उसने नरमी से टूटे हुए दरवाजे को उनके पीछे बंद कर दिया। वो थोड़ी सी आवाज़ के साथ बंद हो गया। चंद लम्हों बाद रेचल सड़क पर आती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में बच्चा था और सारा उसके साथ थी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सारा है, सोफ़ी ने इसाबेल की तरफ देखते हुए कहा। इसाबेल, मेरा नाम रेचल है, मुझसे मिलकर खुशी हुई। क्या? इसाबेल ने उसकी तरफ देखा। वो बहुत अरसा पहले की बात है, हम जवान और बेवकूफ़ थे और खुदगर्ज भी। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि हमने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, तुम्हें नज़रअंदाज किया। ये बहुत तकलीफ दे रहा होगा। इसाबेल का मुंह खुला, बंद हुआ। एक बार उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। चलो, वयान ने कहा, इस बात पर गुस्से होते हुए कि रेचल ने वो बात इसाबेल को कह दी जो वयान नहीं कह सकती थी। हमें देर नहीं करनी। अभी भी उस दिन के आखिर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था और कोई भी नहीं चाहता था कि अपनी खिड़कियां बंद करें। वयान ने महसूस किया कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो पसीना आना शुरू हो गया। शहर में वो गड़बड़ाती हुई भीड़ में शामिल हो गई जो तंग कबले पत्थरों वाली गली में दुकान से दुकान तक फैल गई थी। दुकानें बंद थीं और खिड़कियां शटर्ड थीं। हालांकि गर्मी बेहद बढ़ गई थी और वो जब घर वापस जाएंगे तो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। बहुत से नुमाइश के केस खाली थे, जो कि हैरानी की बात नहीं थी। जर्मन बहुत ज़्यादा खाते थे और मज़ीद ये कि वो कैफ़े में अपने प्लेटों पर खाना छोड़ देते थे। बेपरवाह और जालिम यही सब कुछ था, जबकि इतनी सारी माएँ अपने सेलर में जार्स गिन रही थीं ताकि वो अपने बच्चों को हर कीमती लुक़मा दे सकें। नाजियों की प्रोपेगेंडा हर जगह थी, खिड़कियों और दुकानों की दीवारों पर पोस्टर्स जो मुस्कुराते हुए जर्मन फौजियों को दिखा रहे थे, जिनके इर्द गिर्द फ्रांसीसी बच्चे थे, और उनके नीचे कैप्शंस जो फ्रांसीसियों को अपने फातिहों को कबूल करने और राइख के अच्छे शहरी बनने के लिए तरगीब देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। जब भीड़ टाउन हॉल के करीब पहुंची तो गड़बड़ाहट बंद हो गई। करीब से हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, इसाबेल ने कहा। रेचल जो दोनों बहनों के दरमियान खड़ी थी और दोनों पर हावी थी, ने एक चुटकी भरी आवाज़ निकाली। उसने बच्चे को अपने बाजुओं में दोबारा सेट किया और उसे सुकून देने वाली ताल में पीछे से थपथपाया। हमें बुलाया गया है। ये और भी ज्यादा वजह है छुपने की, इसाबेल ने कहा। सोफी और मैं जा रही हैं, वियान ने कहा। हालांकि उसे एतराफ़ करना पड़ा कि वो एक परेशान कुन पेशगोई का एहसास कर रही थी। मुझे इसके बारे में पूरा लग रहा है, इसाबेल ने बड़बड़ाया। जैसे हजारों पैरों वाला सेंटीपीड भीड़ आगे बढ़कर बड़े हॉल में दाखिल हो गई। इन दीवारों से कभी कालीनें लटकती थी, बादशाहों के ज़माने का खजाना, जब लोअर वादी शाही शिकारगाह थी, लेकिन अब वो सब कुछ जा चुका था। इसके बजाय दीवारों पर स्वस्तिका और प्रोपोगेंडा पोस्टर्स थे। राइख पर एतमाद करो और हिटलर की एक बड़ी तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे एक शख्स खड़ा था जो काले फील्ड ट्यूनिक में मलबूस था, जिस पर तमगे और आयरन क्रॉस थे, घुटने की पैंट और चमचमाते जूते। उसके दाहिने बाजू पर एक सुर्ख स्वस्तिका आर्म बैंड था।
जब हॉल भर गया तो सिपाहियों ने बल्लूत के दरवाजे बंद कर दिए, जो एहतजाजन चरचराने लगे। हॉल के सामने अफसर ने उनकी तरफ अपना दाहिना बाजू बढ़ाया और कहा, हील हिटलर। भीड़ ने आपस में नर्म आवाज में बड़बड़ाई। अब उन्हें क्या करना चाहिए? हील हिटलर, कुछ ने नापसंदगी से कहा। कमरा पसीने, चमड़े की पॉलिश और सिगरेट के धुएं की बू से भरने लगा। मैं स्टॉर्मबान फूरर वेल्डेट हूँ, गहाइमे एस्ताद्स पुलिसाई से, गेस्टापो से, उस शख्स ने फ्रांसीसी में भारी लहजे के साथ कहा। मैं यहाँ आर्मस्ट्रेस की शर्तों को वालिदैन की जानिब से और फ्यूहरर के जानिब से नाफिज करने आया हूँ। आप में से जो लोग कवायद की पैरवी करेंगे उनके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। उसने गला साफ किया। कवायद: तमाम रेडियोस को हमसे टाउन हॉल में फौरन जमा कराया जाएगा, साथ ही तमाम हथियार, धमाका खेज मवाद और गोला बारूद भी। तमाम ऑपरेशनल गाड़ियां जब्त की जाएंगी। तमाम खिड़कियों को सियाह करने के मवाद से आरास्ता किया जाएगा और आपको इसे इस्तेमाल करना होगा। रात 9 बजे का कर्फ्यू फौरन नाफिज है। शाम के बाद कोई रोशनी नहीं जलानी चाहिए। हम तमाम खाने की अशिया को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो मकामी हो या बरामद। उसने रुका और लोगों के हुजूम को देखा जो उसके सामने खड़े थे। कुछ ज्यादा बुरा नहीं है ना? हम सब मिलजुल कर हम आहंगी में रहेंगे, है ना? लेकिन ये जान लो, कोई भी सबूताज, जासूसी या मुजाहिमत का अमल तेजी से और बेरहमी से निपटाया जाएगा। इस किस्म के रवैये की सजा मौत है। उसने अपने सीने की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकाली। उसे रोशन करते हुए वो लोगों की तरफ इतनी शिद्दत से देखने लगा जैसे वो हर चेहरा याद कर रहा हो। और हाँ, यद्यपि आपके कुछ बेहुदा और बुज़दिल फौजी वापस आ रहे हैं, हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि जिन मर्दों को हमने गिरफ्तार किया है वो जर्मनी में रहेंगे। वियान ने महसूस किया कि सामई में उलझन फैल गई। उसने रेचल को देखा जिसके मुरब्बा चेहरे पर कुछ जगहों पर धब्बे थे जो अस्तराब की निशानी थी। मार्क और एंतवान वापस आएंगे, रेचल ने जिद्दी अंदाज में कहा। स्टॉर्मबान फूरर ने बात जारी रखी। आप जा सकते हैं क्योंकि मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे को समझ चुके हैं। मैं आज रात 8:45 तक अफसरों को यहाँ रखूंगा। वो आपकी गैर कानूनी अशिया वसूल करेंगे। देर न करना। और उसने खुशदिली से मुस्कुराकर कहा, अपनी जानों को खतरे में मत डालो रेडियो रखने के लिए। जो कुछ आप रखते हैं या छुपाते हैं हम उसे तलाश करेंगे, और अगर हमने उसे तलाश किया तो मौत। उसने इतनी बेपरवाही से कहा और इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ कि एक लम्हे के लिए ये बात समझ में नहीं आई। भीड़ थोड़ी देर तक वहां खड़ी रही, ये यकीन करते हुए कि हरकत करना महफूज है या नहीं। कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। फिर अचानक वो जैसे ही दरवाजों की तरफ बढ़े जो बाहर की तरफ खुलते थे, एक जत्थे की तरह आगे बढ़ गए। लानती लोग, इसाबेल ने कहा जब वो एक गली में दाखिल हुई। और मैं इतनी यकीन से कह रही थी कि वो हमें हमारी बंदूकें रखने देंगे, रेचल ने कहा, सिगरेट सुलगाते हुए, गहरा सांस लेते हुए और फिर जल्दी से धुआं छोड़ते हुए। मैं हमारी बंदूक रख रही हूं, तुम्हें बता दूं, इसाबेल ने बुलंद आवाज में कहा। और हमारा रेडियो भी। श्श, वियान ने कहा। जनरल डिगॉल सोचते हैं मुझे वो बेहुदा बातें नहीं सुननी है। हमें अपना सर नीचा रखना होगा जब तक हमारे मर्द वापस नहीं आ जाते। मॉन ड्यू, इसाबेल ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शौहर ये सब ठीक कर सकता है? नहीं, वियान ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम इसे ठीक करोगी। तुम और तुम्हारा जनरल डी गॉल, जिनके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना। अब आओ, जब तुम फ्रांस को बचाने की मंसूबाबंदी कर रही हो, मैं अपनी बागबानी को देखना चाहती हूँ। आओ रेचल, हमें इन जाहिलों को छोड़ दो। वियान ने सोफी का हाथ मजबूती से पकड़ा और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि इसाबेल उसके पीछे आ रही है या नहीं। उसे पता था कि उसकी बहन पीछे है, अपने जख्मी पैरों पर लगड़ाती हुई आ रही है। आमतौर पर वियान अपनी बहन के साथ कदम मिलाकर चलती, एक लाकियात की वजह से, मगर अभी वो इतने गुस्से में थी कि उसे परवाह नहीं थी। तुम्हारी बहन शायद इतनी गलत नहीं हो सकती, रेचल ने कहा, जब वो शहर के किनारे पर वाक़े नॉर्मन गिरजा के करीब से गुजर रहे थे। अगर तुम उसका साथ दोगी तो मुझे तुम्हें तकलीफ पहुंचानी पड़ेगी रेचल। ये कहकर तुम्हारी बहन बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। वियान ने सांस भरा। इसे ये ना कहना, वो पहले से ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। वो शाइस्तगी सीखेगी। तुम इसे सिखाओ। वो खुद को बेहतर बनाने या अक्ल से सुनने के लिए बेहद मज़ाहमत करती है और 2 फिनिशिंग स्कूल्स में जा चुकी है और फिर भी ज़बान पर काबू नहीं रख पाती या मुहज़्ज़ब गुफ्तगू नहीं कर सकती। 2 दिन पहले जब वो गोश्त के लिए शहर जाने के बजाय उसने कीमती चीज़ों को छिपाया और हमारे लिए एक पनागा तैयार की, बस एहतियात के तौर पर। मेरे लिए भी ये छिपाना बेहतर होगा, हालांकि हमारे पास ज़्यादा नहीं है। वियान ने अपने होठों को तंग किया। इस मौजू पर मजीद बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जल्द ही एंतवान घर वापस आ जाएगा और वो इसाबेल को काबू में रखेगा। लेट जार्डन के दरवाजे पर वियान ने रेचल और उसके बच्चों को खुदा हाफिज कहा, जो चलते हुए आगे बढ़ गए।
हमें अपना रेडियो क्यों देना पड़ेगा मामा? सोफी ने पूछा। ये तो पापा का है। हम नहीं देंगे, इसाबेल ने कहा उनके करीब आकर। हम इसे छिपाएंगे। हम इसे नहीं छिपाएंगे, वियान ने तेज आवाज में कहा। हम वही करेंगे जो कहा जाएगा और खामोश रहेंगे, और जल्द ही एंटवान घर वापस आ जाएगा और वो जानता होगा कि क्या करना है। मिडल एजेस में खुश आमदीद सोफी, इसाबेल में कहा। वियान ने दरवाज़ा खोलते हुए इसे खींचा, ये भूलते हुए कि पनागतों ने दरवाज़ा तोड़ दिया था। गरीब दरवाज़ा एक ही धक्कन पर छटक कर खुल गया। वियान ने अपनी पूरी हौसला अफजाई के साथ ऐसा जाहिर करने की कोशिश की जैसे कुछ ना हुआ हो। वो घर की तरफ मार्च करती हुई गई, दरवाज़ा खोला और फौरन किचन की रोशनी चमकाई। सोफी, उसने कहा अपने हैट को उतारते हुए, क्या तुम बर्तन लगाने में मदद कर सकती हो? वियान ने अपनी बेटी की बड़बड़ाहट को नज़रअंदाज किया। यह अपेक्षित था। चंद दिनों में इसाबेल ने अपनी भांजी को अथॉरिटी को चैलेंज करना सिखा दिया था। वियान ने चूल्हा जलाकर खाना पकाना शुरू कर दिया। जब क्रीमी आलू और लॉर्डन सूप पक रहा था, उसने सफाई शुरू कर दी। जाहिर है कि इसाबेल कहीं नहीं थी मदद करने के लिए। वियान ने आह भरी और सिंक में पानी भर लिया ताकि बर्तन धो सके। वो इतनी मेहनत से अपने काम में मसरूफ थी कि उसे दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ सुनने में कुछ समय लगा। अपने बालों को पटकते हुए वो लाउंज में गई, जहां उसने इसाबेल को डीवन से उठते हुए पाया, हाथ में किताब लिए। वियान के खाना पकाने और सफाई करने के दौरान पढ़ना स्वाभाविक था। क्या तुम किसी को तवक्को कर रही हो? इसाबेल ने पूछा। वियान ने सर हिलाया। शायद हमें दरवाज़ा ना खोलना चाहिए, इसाबेल ने कहा। जाहिर करें कि हम यहाँ नहीं हैं। ये ज्यादातर रेचल ही होगी। दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई। आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे का हैंडल घूमता है और दरवाज़ा चरचराकर खुल जाता है। यस, जाहिर है ये रेचल ही थी। और किसकी? एक जर्मन सिपाही उसके घर में दाखिल हो गया। ओह, मेरी माजरत, उस आदमी ने खराब फ्रांसीसी में कहा। उसने अपना फील्ड हैट उतारकर अपनी कोहनी के नीचे छुपा लिया और मुस्कुराया। वो एक अच्छा दिखने वाला आदमी था, लंबा और चौड़े कंधों वाला, तंग कूल्हों के साथ, साफ रंगत और हल्की सुरमई आंखों के साथ। वियान ने अंदाजा लगाया कि वो उसकी उम्र का ही होगा। उसका फील्ड यूनिफॉर्म बिल्कुल प्रेस किया हुआ और नया लग रहा था। उसके खड़े हुए कॉलर पर आयरन क्रॉस था। बाइनोक्यूलर उसकी गर्दन के चारों ओर एक पट्टे से लटक रहे थे और एक भारी चमड़े का यूटिलिटी बेल्ट उसकी कमर को कसकर बंधा हुआ था। उसके पीछे आड़त के पेड़ों के बीच वियान ने उसकी मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे पर पार्क किया हुआ देखा। उस पर एक साइड कार भी जुड़ी हुई थी जिस पर मशीन गन लगी हुई थी। मैडम वोजेल, उसने वियान से कहा, उसे तेज नापने वाले सर के साथ सलाम करते हुए। मैडम, वियान ने उसे दुरुस्त किया, ख्वाहिश की कि वो फखरिया आवाज में कहे कंट्रोल, लेकिन अपने ही कानों को वो खौफजदा लग रही थी। मदाम मोरियाक, मैं ह्यूबकाइन हूँ, कप्तान वुल्फगैंग बेक। उसने एक कागज़ उसके हाथ में दिया। मेरी फ्रांसीसी अच्छी नहीं है, आप मेरी नाकसियत को माफ़ करें बराहे करम। जब उसने मुस्कुराहट दी तो उसके गारों में गहरी डिम्पल बन गई। वो कागज़ लेती है और उस पर चेहरा शिकन लाती है। मैं जर्मन नहीं पढ़ती। तुम्हें क्या चाहिए? इसाबेल ने सवाल किया जब वो वियान के पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है और एयरफील्ड के करीब भी है। मैंने हमारे पहुंचने पर इसे नोट किया था। तुम्हारे पास कितने बेडरूम हैं? क्यों? इसाबेल ने कहा, और वियान एक ही वक्त में कहती है, 3। मैं यहाँ कयाम करूंगा, कप्तान ने अपने खराब फ्रांसीसी में कहा। कयाम? वियान ने कहा, तुम मतलब रखते हो रहने का? हाँ मदाम। कयाम? तुम एक मर्द? नाजी? नहीं नहीं, इसाबेल ने सर हिला दिया। नहीं। कप्तान की मुस्कुराहट ना तो गायब हुई ना ही कम हुई। तुम शहर में थी इसाबेल? उसने इसाबेल को देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें देखा था जब हम पहुंचे थे। तुमने मुझे नोट किया? वो मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि मेरे रेजिमेंट का हर सुर्ख खून वाला आदमी तुम्हें नोट करेगा। ये बात खून के बारे में कहनी तुम्हें दिलचस्प लगती है, इसाबेल ने कहा। वियान ने अपनी बहन को कंधे से टोहका दिया। मैं माजरत चाहती हूँ कप्तान, मेरी छोटी बहन कभी कभार जिद्दी होती है, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ देखें, और मेरा शौहर महाज पर है, और यहाँ मेरी बहन और मेरी बेटी हैं, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा यहाँ होना कितना गैर मुनासिब होगा। तो तुम मेरे लिए घर छोड़ना चाहती हो? ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा छोड़ना? वियान ने कहा। मुझे लगता है तुम कप्तान को नहीं समझ रही, इसाबेल ने कहा, अपनी नज़रें उससे नहीं हटाईं। वो तुम्हारे घर में आकर रहने वाला है दरअसल, और वो कागज़ एक दरख्वास्तनामा है जो ये मुमकिन बनाता है, और पेटियन का जंगबंदी भी। हम या तो उसके लिए जगह बना सकते हैं या अपने ख़ानदान का कई नस्लों से चला रहा घर छोड़ सकते हैं, उसने बेकरारी से कहा। मुझे डर है कि यही सूरत हाल है। आपके बहुत से हमसाया भी इसी कशमकश का सामना कर रहे होंगे। अगर हम छोड़ दें तो क्या हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा? इसाबेल ने पूछा। मुझे नहीं लगता मदाम, वियान ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। शायद वो उसे समझा सके।
मेरे शौहर किसी दिन घर वापस आ जाएंगे, मुझे लगता है। शायद तुम इंतज़ार कर सकती हो जब तक वो आ जाएं। मैं जनरल नहीं हूँ अफसोस, मैं सिर्फ वेयरमाख्ट में कप्तान हूँ। मैं हुक्म मानता हूँ मदाम, मैं हुक्म नहीं देता, और मुझे हुक्म दिया गया है कि यहाँ क़याम करूँ। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। हम छोड़ देंगे, इसाबेल ने कहा। छोड़ना? वियान ने अपनी बहन से गैर यकीनी से कहा। ये मेरा घर है। कप्तान से उसने कहा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ कि तुम एक शरीफ आदमी बनोगे? यकीनन। वियान ने इसाबेल की तरफ देखा, जिसने आहिस्ता से सर हिला दिया। वियान जानती थी कि कोई हकीकी इंतखाब नहीं था। उसे सोफी को महफूज रखना था जब तक आंतुआन वापस नहीं आ जाता, और फिर वो इस नाखुशगवार सूरत हाल को संभाल लेगा। यकीनन वो जल्द वापस आ जाएगा अब जबकि जंगबंदी हो चुकी है। नीचे एक छोटा बेडरूम है, वहां तुम्हें आरामदेह रहने की जगह मिलेगी। कप्तान ने सर हिलाया। शुक्रिया मदाम, मैं अपने सामान ले आऊंगा। जैसे ही दरवाज़ा कप्तान के पीछे बंद हुआ, इसाबेल ने कहा, तुम पागल हो, हम नाजी के साथ नहीं रह सकते। उसने कहा, वो वेयरमाख्ट में है, क्या ये वही चीज़ है? मैं उनके कमांड की जंजीर में दिलचस्पी नहीं रखती। तुमने नहीं देखा कि वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं वियान? मैंने देखा है। हम छोड़ देंगे, रेचल के पास जाकर रह सकते हैं। रेचल का घर हम सबके लिए बहुत छोटा है और मैं अपने घर को जर्मनों के हवाले नहीं करने जा रही। इस पर इसाबेल के पास कोई जवाब नहीं था। वियान के गले में खराश महसूस हुई। एक पुरानी नर्वस आदत वापस आई। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं आंतुआन का इंतजार कर रही हूँ। हमने हार मान ली है तो वो जल्द वापस आ जाएंगे। वियान प्लीज। फ्रंट डोर सख्ती से हिलने लगा। एक और दस्तक। वियान बेजान अंदाज में आगे बढ़ी। कांपते हुए हाथ से उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाज़ा खोला। कप्तान बेक वहां खड़ा था, एक हाथ में उसका फौजी टोपा और दूसरे हाथ में एक छोटा चमड़े का बैग। उसने कहा, फिर से सलाम मदाम, जैसे वो कुछ समय के लिए गायब हो गया हो। वियान ने अपनी गले पर खराश महसूस की और इस आदमी की नज़र से बेहद गैर महफूज महसूस की। वो फौरन पीछे हट गई और कहा, इस तरफ यार कप्तान। जब वो मुड़े तो उसने देखा कि वो लिविंग रूम है जो 3 नस्लों से उसके खानदान की महिलाओं ने सजाया था। सुनहरी स्टुको की दीवारें जो सूखी ब्रियोश के रंग जैसी थीं, खाकी पत्थर की ज़मीन पर कदीमी आबूसन कालीनें, भारी नक्शोकाली वाली लकड़ी के फर्नीचर जो मोहर और टेप्स्ट्री के कपड़े में लिपटे हुए थे, चीनी के बने हुए चिराग, सोने और लाल टॉयल से बने पर्दे और एंटीक अशिया और खजाने जो उन बरसों से बच गए थे जब रासिग्नोल गलत दार ताजिर थे। हाल ही में वहां दीवारों पर आर्टवर्क था, अब सिर्फ गैर अहम टुकड़े बाकी थे। वियान ने इस तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए छोटे गेस्ट बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाया जो सीढ़ियों के नीचे छुपाया गया था। बंद दरवाजे के पास बाथरूम के बाएं तरफ जो 20 की दहाई के अवाइल में बनाया गया था, वो रुक गई। उसने अपने पीछे उसकी सांसों की आवाज़ सुनी। उसने दरवाज़ा खोला और एक तंग कमरा दिखाई दिया जिसमें एक बड़ा खिड़की थी, जिसके दोनों तरफ नीले और सुरमई रंग के पर्दे थे जो लकड़ी के फर्श पर ढेर हो गए थे। एक पेंट किया गया दराज का सीना नीले जग और पानी के बर्तन के साथ रखा हुआ था। कोने में एक पुराना बलूत का अलमारी था जिसके दरवाजे शीशे के थे। डबल बेड के पास एक नाइट स्टैंड था, उस पर एक कदीम और मौलो घड़ी रखी हुई थी। इस्पेल के कपड़े हर तरफ बिखरे हुए थे, जैसे वो किसी तवील तातीलात के लिए पैकिंग कर रही हो। वियान ने जल्दी से उन कपड़ों को उठाया और बैग भी। जब वो खत्म हुई तो उसने मुड़कर देखा। उसका बैग फर्श पर गिरा। वियान ने उसे देखा, सादा अखलाकी आदाब के तहत एक तनाव भरी मुस्कुराहट के साथ। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं मदाम, उसने कहा। हमें आदाब से पेश आने की हिदायत दी गई है। मेरी वालिदा यही चाहेंगी और हकीकत में वो मुझे अपने जनरल से ज़्यादा डरा देती हैं। ये इतनी मामूली बात थी कि वियान हैरान हो गई। उसे इस अजनबी का क्या जवाब देना था जो दुश्मन की तरह लिबास पहनता था और वो नौजवान मर्द की तरह दिखता था जिससे वो चर्च में मिल सकती थी। और अगर वो कुछ गलत कह देती तो उसका क्या असर होता? वो जहाँ था वहाँ एक एहतराम भरी दूरी से खड़ा रहा। मैं किसी भी तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हूँ मदाम। मेरे शौहर जल्द घर वापस आएंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि जल्द घर वापस आएंगे। ये एक और बेचैन करने वाली बात थी। वियान ने अदब से सर हिलाया और उसको कमरे में अकेला छोड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बताओ कि वो नहीं रह रहा है, इस्पेल ने उसके पीछे आकर कहा। वो कहता है कि वो रहेगा, वियान ने थके हुए लहजे में कहा, अपनी आंखों से बालों को पीछे धकेलते हुए। उसे अभी पता चला कि वो कांप रही थी। मुझे पता है कि तुम्हें इन नाजियों से नफरत है, बस उसको ये ना बताना। मैं तुम्हें तुम्हारी बचकाना बगावत की वजह से सोफी को खतरे में नहीं डालने दूंगी। बचकाना बगावत? क्या तुम? गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला जिससे इस्पेल खामोश हो गई।
कैप्टन बैक खुद एतमादी अंदाज में उनकी तरफ बढ़ा, एक वसी मुस्कुराहट के साथ। फिर उसने कमरे में रेडियो को देखा और रुक गया। फिक्र ना करे खवातीन, मैं खुशी खुशी आपका रेडियो कमांडेंट तक पहुंचा दूंगा। वाकई, इस्पेल ने कहा, क्या तुम इसे मेहरबानी समझते हो? वियान ने अपने सीने में एक जकड़न महसूस की। इस्पेल में तूफान उठ रहा था। उसकी बहन के गाल पीले हो गए थे, उसके होंठ पतले बेरंग लाइन में खिंच गए थे और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। वो जर्मन को ऐसे घूर रही थी जैसे वो इसे एक नज़र में मार डाले। यकीनन, उसने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा सा उलझन में। अचानक खामोशी ने उसे परेशान कर दिया। फिर उसने कहा, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है मदमोअज़ल। इस्पेल के तिलमिलाने पर उसने कहा, ये मुनासिब तारीफ है ना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? इस्पेल ने नरमी से कहा। बिल्कुल खूबसूरत, बेक मुस्कुराया। इस्पेल किचन में गई और एक जोड़े के बालों की कैंची लेकर वापस आई। उसकी मुस्कुराहट मांद पड़ गई। क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? वियान ने कहा, इस्पेल ऐसा मत करो। जैसे ही इस्पेल ने अपने घने सुनहरे बालों को इकट्ठा किया और मुट्ठी में जकड़ लिया, बेक के खूबसूरत चेहरे को संजीदगी से घूरते हुए उसने अपने बालों को काट डाला और लंबी सुनहरी पूनी उसके हाथ में दे दी। होना चाहिए कि हमारे लिए कुछ भी खूबसूरत रखना मना है ना कैप्टन बेक? वियान ने सांस रोक दी। बराहे करम सर, इसे नज़रअंदाज करें। इस्पेल एक बेवकूफ़ गुरूर से भरी लड़की है। नहीं, बेक ने कहा, वो गुस्से में है, और गुस्से में लोग जंग में गलतियां करते हैं और मर जाते हैं। और फतेह पाने वाले सिपाही भी, इस्पेल ने कहा। बेक उस पर हंसी उड़ा गया। इस्पेल ने एक आवाज़ निकाली जो करीबन गरारे के मुतरादिफ थी और अपने पाँव की एड़ी पर घूमकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ चल दी और दरवाज़ा इतनी शिद्दत से बंद किया कि पूरा घर हिल गया। अब तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मुझे यकीन है, बेक ने कहा। उसने वियान को इस तरह देखा जैसे दोनों एक दूसरे को समझ रहे हों। ऐसी दरहकीकत गलत जगह पर होने वाली ड्रामेबाजी बहुत खतरनाक हो सकती है। वियान ने उसे अपने लाउंज में खड़ा छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ी। उसने इस्पेल को सोफी के बेड पर बैठा हुआ पाया, इतने गुस्से में कि वो कांप रही थी। उसके गाल और गले पर खराशें थीं। जो कुछ उसने देखा और झेला था उसकी याद दहानी के तौर पर, और अब उसके बाल कटे हुए थे जिनके सिरों में बेतरतीबी थी। वियान ने इस्बल का सामान बिस्तर पर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम क्या सोच रही थी खुदा के लिए? मैं उसे उसके ख्वाब में मार डाल सकती हूँ, बस उसका गला काट दूँ। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो फौजी जो यहाँ बिलेट करने के लिए आया है वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा? मॉड्यू इस्बेल, उसने गहरी सांस लेकर अपने आसाब को थामते हुए कहा। मुझे पता है कि हमारे दरमियान मसाइल हैं इस्बल। मुझे पता है कि मैंने बचपन में तुम्हारा बुरा सलूक किया था। मैं इतनी छोटी और डरी हुई थी कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकी, और बाबा ने तुम्हारे साथ बदतर सलूक किया था। लेकिन ये अब हमारे बारे में नहीं है, और तुम वो लड़की नहीं बन सकती जो बेधड़क अमल करती हो। अब ये मेरी बेटी का मामला है, तुम्हारी भतीजी। हमें उसे महफूज रखना है। लेकिन फ्रांस ने हथियार डाल दिए हैं इस्बेल। यकीनन ये हकीकत तुमसे नहीं छिपी होगी। क्या तुमने जनरल डी गॉल को नहीं सुना? उसने कहा। और ये जनरल डी गॉल कौन है? हम उसे क्यों सुने? मैरिशल पेटेन एक जंगी हीरो है और हमारा रहनुमा है। हमें अपनी हुकूमत पर एतमाद करना होगा। क्या तुम मजाक कर रही हो विहान? विशी की हुकूमत हिटलर के साथ ताउन कर रही है। तुम ये खतरा कैसे नहीं समझ सकती? पेटेन गलत है। क्या किसी लीडर की अंधी पैरवी की जाती है? वियान धीरे धीरे इस्बल की तरफ बढ़ी। अब वो उससे आधी डरी हुई थी। तुम आखिरी जंग को याद नहीं करती हैं इस्बल? मैं याद करती हूँ। मैं उन बापों, भाइयों और चचाओं को याद करती हूँ जो घर वापस नहीं आए। मैं क्लास में बच्चों को खामोशी से रोता हुआ सुन सकती थी जब बदखबरियाँ टेलीग्राम से आती थी। मैं उन मर्दों को याद करती हूँ जो छड़ियों पर वापस आए। उनकी पैंट की टांगें खाली और लटक रही थीं, या एक बाजू गायब था, या चेहरा बर्बाद हो चुका था। मैं याद करती हूँ कि जंग से पहले बाबा कैसे थे, और जब वो वापस आए तो वो कितने मुख्तलिफ थे। वो कैसे पीते थे और दरवाजे बंद करते थे और हम पर चिल्लाते थे। और फिर जब वो रुके, मैं वर्दन और सोम की कहानियाँ याद करती हूँ, और 1 मिलियन फ्रांसीसियों को याद करती हूँ जो खूनी खाइयों में मरे। और जर्मनों की बर्बरता को मत भूलना, इस हिस्से को भी। वो बेरहम थे इस्बेल। यही मेरा नुक्ता है। वो बेरहम इसलिए थे क्योंकि हम उनके साथ जंग में थे इस्बेल। पेटन ने हमें दोबारा ऐसा नहीं झेलने से बचा लिया। उसने हमें महफूज रखा है। उसने जंग को रोक दिया है। अब अंटवान और हमारे तमाम मर्द वापस आएंगे। हेल हिटलर की दुनिया में, इस्बेल ने हकारत से कहा। फ्रांसीसी मजामत की आग मरनी नहीं चाहिए और ना मरेगी, यही कहा था डी गॉल ने। हमें लड़ना होगा जैसे भी हो सके, फ्रांस के लिए ताकि ये फ्रांस ही रहे। काफी है, वियान ने कहा।
वो इतनी करीब हुई कि वो इज़बल को सरगोशी कर सकती थी या उसे चूम सकती थी, लेकिन वियान ने ना सरगोशी की और ना चूमने की कोशिश की। एक पुरसुकून और पुरतवाजुन आवाज़ में उसने कहा, तुम सोफ़ी का कमरा ऊपर ले लोगी और वो मेरे साथ मुंतकिल हो जाएगी। और ये याद रखना इज़बल, वो हमें गोली मार सकता है, गोली मार सकता है और किसी को परवाह नहीं होगी। तुम मेरे घर में इस सिपाही को इश्तियाल नहीं दिलाओगी। उसने देखा कि उसके अल्फाज सीधे दिल में लगे। इज़बल अकड़ गई। मैं अपनी ज़बान काबू में रखने की कोशिश करूंगी, सिर्फ कोशिश मत करना।